हेलो फ्रेंड्स। बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री जो हम लोग यूनिट 2 देख रहे हैं रासायनिक साम में केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम यूनिट 2 है आपकी बीएससी थर्ड सेमेस्टर की। तो आज इसमें हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्लासियस क्लेपिरॉन समीकरण, क्लासियस क्लेपिरॉन इक्वेशन। ठीक है, क्लासियस क्लेपिरॉन इक्वेशन को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, देख सकते हो क्लासियस आपकी जो पूरी आपका इसका डेरिवेशन, इसको पूरा देखेंगे, इसका समाकलित रूप कैसे होता है। ठीक है, तो भाई वीडियो होने वाला है इंपॉर्टेंट, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो देखते हैं क्लासियस क्लेपिरॉन समीकरण को। ठीक है, तो बात करें इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्लेपिरॉन समीकरण के बारे में देख चुके हैं। ठीक है, जो इसका क्लेपिरॉन समीकरण था वो हम लोग देख चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लासियस क्लेपिरॉन समीकरण। तो वो वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो, मिल जाएगी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, तो चलो बात करते हैं क्लासियस क्लेपिरॉन इक्वेशन की। तो पहले इसकी थ्योरी पढ़ते हैं फिर समझते हैं। ठीक है, तो बात करें क्लेपिरॉन समीकरण की व्युत्पत्ति के बाद पहले क्या हुआ था, क्लेपिरॉन समीकरण बन चुका था। ठीक है, क्लेपिरॉन समीकरण की व्युत्पत्ति के बाद इस समीकरण को क्लासियस ने सन 1850 में विशिष्ट रूप से द्रव वाष्प साम्यावस्था के लिए उत्पन्न किया। क्या बात की गई, क्लेपिरॉन समीकरण, मतलब क्लेपिरॉन समीकरण इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, वो क्लेपिरॉन ने बनाया था। ठीक है, फिर क्लेपिरॉन समीकरण बनने के बाद क्या हुआ, जब इसकी उत्पन्न हो गया, ये इसकी व्युत्पत्ति हो गई, तो उसके बाद क्लासियस नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सन 1850 में एक विशेष रूप से, विशिष्ट का मतलब विशेष रूप से, स्पेशल तौर पर किसके लिए बनाया, द्रव वाष्प साम्यावस्था के लिए। मतलब द्रव और वाष्प में के बीच जो साम्यावस्था हो जाती है उसके लिए क्या किया इन्होंने, इस समीकरण को बनाया, क्लासियस क्लेपिरॉन समीकरण। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, किसके तौर पर बनाया, विशिष्ट रूप से द्रव वाष्प साम्यावस्था के लिए व्युत्पन्न किया। ठीक है, तो देख सकते हो द्रव वाष्प साम्यावस्था, द्रव का मतलब आपका वेपर हो गया, वाष्प भी आपको देख सकते हो। ठीक है, मतलब द्रव से वाष्प बन जाए। ठीक है, द्रव से क्या बन जाए, वाष्प। द्रव आपका जैसे एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे पानी से वाष्प बन जाए, तो द्रव और वाष्प उसके बीच जो साम्यावस्था होगी वो होती द्रव वाष्प साम्यावस्था। ठीक है, तो भाई अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हो, उसमें हम लोगों ने जो पहले के लेक्चर उसमें साम्यावस्था के बारे में अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, तो बात करें, देखो द्रव और वाष्प की साम्यावस्था के बारे में इस क्लासियस क्लेपिरॉन समीकरण में बताया गया। ठीक है, तो अब देखो आगे देखते हैं, कह रहा माना कि इस तंत्र की वाष्पीकरण एंथैल्पी का मान डेल्टा एच, ये वी जो लिखा है वेपर है। ठीक है, मतलब वाष्प। तो देख सकते हो, माना कि इस तंत्र की वाष्पीकरण एंथैल्पी का मान डेल्टा एच वेपर है तथा द्रव व वाष्प अवस्था में आयतन, मतलब जो ये द्रव अवस्था का और वाष्प अवस्था का, द्रव अवस्था का आयतन V1 तथा वाष्प अवस्था का आयतन V2 है। देखो द्रव व वाष्प अवस्था में आयतन क्रमशः V1 व V2 है तथा वाष्पीकरण का ताप T है। क्या लिखा हमने, माना कि इस तंत्र, ये जो तंत्र बन रहा है, मतलब द्रव और वाष्प के बीच जो साम्यावस्था का तंत्र बन रहा है, इसकी वाष्पीकरण एंथैल्पी जो है डेल्टा एच वेपर है तथा द्रव व वाष्प अवस्था में आयतन क्रमशः V1 व V2 है तथा वाष्पीकरण का ताप कितना है, T, टेम्परेचर इसका T है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, इसके हम डेरिवेशन करते हैं आसानी से। तो बात करें, हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में समीकरण 3 तक बना चुके थे, ये dP/dt इक्वल टू डेल्टा एच टी कोष्ठ में V2 माइनस V1, जिसे हमने नाम दिया था क्लेपिरॉन समीकरण। ठीक है, क्लेपिरॉन इक्वेशन। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं। अब आगे देखो, ये जो फॉर्मूला निकल के आया, इसी से हम लोग क्या बनाएंगे, क्लासियस क्लेपिरॉन समीकरण। ये कौन सा है, क्लेपिरॉन का समीकरण। अब इसी समीकरण के आधार पर क्लासियस ने अपना समीकरण दिया। देखो कैसे, कह रहा है क्रांतिक ताप क्रिटिकल टेम्परेचर को छोड़कर अन्य सभी तापों पर वाष्प का आयतन V2 द्रव के आयतन V1 की तुलना में काफी अधिक होता है। क्या बताया गया, क्रांतिक ताप मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर को छोड़कर जितने भी टेम्परेचर है उन सभी तापों पर जो वाष्प का आयतन V2 होता है भैया, वो द्रव के आयतन की तुलना में काफी अधिक होता है। मतलब V2 जो होता है बहुत ज्यादा बड़ा होता है, किससे, V1 से। मतलब V2 यहाँ पे क्या है, V2 क्या है यहाँ पे, देखो कह रहा है वाष्प का आयतन, ये वाष्प का आयतन जो होता है द्रव के आयतन से ज्यादा बड़ा होता है। देखो वही चीज बताया गया कि क्रांतिक ताप क्रिटिकल टेम्परेचर को छोड़कर अन्य सभी तापों पर वाष्प का आयतन द्रव के आयतन की तुलना में काफी अधिक होता है। मतलब V2 इज ग्रेटर देन V1। ठीक है, तो इस पे जब V2 बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मान लो ये एक लाइन है, इस पे ये इतना V2 है, यहाँ तक ये V2 है, और इतना ये यहाँ से यहाँ तक ये V1 है आपका। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये V1 है, और यहाँ से यहाँ तक ये V2 है। तो V2 बहुत ज़्यादा बड़ा है, V1 एकदम छोटा सा है। ठीक है, मान लो ये 9 है और ये आपकी 1 है। ठीक है, ये 9 सेंटीमीटर ऐसे
एग्जाम्पल मान लो, ठीक है, 9 सेंटीमीटर है, मान लो ये एक है, तो 9 बड़ा है, एक छोटा, एक बहुत ज़्यादा छोटा है ना, इस कारण से हम इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे V1 बहुत ज़्यादा छोटा है V2 से, V2 ज़्यादा बड़ा है, इस कारण से यहाँ पे V1 को हम लोग छोड़ देते हैं। तो V1 को छोड़ देंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, dp/dt इक्वल टू डेल्टा एच वेपर टी V2। देखो V1 को हमने छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि V1 बहुत छोटा था, इस कारण से इसको छोड़ दिया, तो देख सकते हो डेल्टा एच वेपर टी V2 आ गया आपका, ठीक है। अब इतने तक क्लेपिरॉन का समीकरण बन चुका है, ठीक है, क्लेपिरॉन का समीकरण है, देख सकते हो, जब आयतन क्या हो, मतलब क्रांतिक ताप को छोड़कर और कोई ताप हो, ठीक है। आप कह रहा है यदि वाष्प आदर्श गैस की तरह व्यवहार करे, जो वाष्प से आपका द्रव और वाष्प के बीच में साम्यावस्था प्रदर्शित करता है, अगर ये वाष्प जो है ये आदर्श गैस की तरह व्यवहार करे, आपने आदर्श गैस समीकरण पढ़ा होगा, आदर्श गैस समीकरण, ठीक है, आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण के बारे में सुना होगा, वो आपका होता है PV बराबर nRT, ये होता है आदर्श गैस समीकरण, ठीक है। तो वो अब इस पर लागू होगा, PV बराबर nRT, ठीक है। तो देखो यदि वाष्प आदर्श गैस की तरह व्यवहार करे, जो वाष्प है अगर आदर्श गैस की तरह व्यवहार करे, तो यहाँ पे PV बराबर nRT वाला फॉर्मूला लग जाएगा। देखो यहाँ n जो होती है मोलों की संख्या होती है, P दाब होता है, V आयतन, R नेतांक होता है, T टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे n को हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि ये क्या है, मोलों की संख्या, तो यहाँ पे मोलों की संख्या का कोई काम नहीं, इसलिए n को हटा देंगे। तो क्या लिखेंगे, PV2 बराबर RT। देखो क्योंकि यहाँ पे आयतन कितना है, V2 है, यहाँ PV इसलिए था क्योंकि V आयतन था, लेकिन यहाँ पे आयतन कितना है, V2, इस कारण से V2 लिख दिया, PV2 बराबर RT, ठीक है। तो यहाँ से अगर V2 का मान निकाले तो RT अपॉन क्या आ जाएगा, P। V2 का मान क्या आ जाएगा, RT अपॉन P। आप देखो RT अपॉन P आ गया, ये V2 का मान, ठीक है। तो इस V2 के मान को हम लोग कहाँ रखेंगे, यहाँ पे, जिसे हमने मान रखा है समीकरण नंबर 4। तो V2 का मान समीकरण नंबर 4 पे रखने पर किसकी जगह, V2 की जगह, इसकी जगह आपको क्या रखना है, ये। तो देखो dp/dt इक्वल टू डेल्टा एच पर T इंटू RT अपॉन P, V2 की जगह हमने ये मान रख दिया, ठीक है। आप देखो क्या होगा, ये जो P है आपका, ये आपका ऊपर चला जाएगा क्योंकि नीचे भाग में ऊपर चला जाएगा गुणे में, तो dp/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच पर RT2। देखो ये मतलब टी स्क्वायर, टी से टी का गुणा करोगे तो क्या आएगा, टी स्क्वायर, जैसे ए से ए का गुणा करो तो ए स्क्वायर, वैसे टी से टी का गुणा तो टी स्क्वायर, और ये P जो यहाँ था वो ऊपर चला गया। आप देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इस dt ये जो यहाँ पे भाग में, इसको आपको उधर भेज देना है, और ये जो यहाँ गुणे में इसको यहाँ ले आना है, मतलब इन दोनों की जगह को चेंज कर देना है, dt को उधर भेज देना है, P को इधर ले आना है, तो dp अपॉन P हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया, डेल्टा एच अपॉन RT स्क्वायर, और ये जो dt था ये इधर आ गया। तो हमने क्या किया, P वाले को एक तरफ कर लिया और T वालों को एक तरफ कर लिया। तो ये क्या हुआ आपका क्लाजियस क्लेपिरॉन का समीकरण, ठीक है, क्लाजियस क्लेपिरॉन इक्वेशन, ठीक है, यही है आपकी क्लाजियस क्लेपिरॉन इक्वेशन, ठीक है। तो देख सकते हो, अब हम देखो ये जो क्लाजियस क्लेपिरॉन इक्वेशन होती है, इसका समाकलन रूप जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो समाकलन रूप इसका निकालते हैं, तो वही मेन है, ठीक है। ये तो ऐसे निकली है, मेन आपका ये वाला होता है, ये जो बाद में निकल के आएगा, ठीक है, ये क्लाजियस क्लेपिरॉन की इक्वेशन ये होती है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन मेन है आपकी, ठीक है, ये देख सकते हो। तो चलो इसको निकालते, कैसे निकालेंगे हम लोग, आप देखते हैं क्लाजियस क्लेपिरॉन समीकरण का समाकलित रूप, मतलब इंटीग्रेशन रूप देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो समाकलित रूप कैसे, मतलब इसका समाकलन करना है हमें। देखो जैसे dp/p है, ये है, इस पे क्या लगा देना है, समाकलन का चिन्ह। समाकलन का चिन्ह, इंटीग्रेशन का चिन्ह कौन सा होता है, ये ऐसे, ये एस टाइप बनता है, ये ऐसे, ठीक है, ये समाकलन का चिन्ह होता है। तो समाकलन का चिन्ह लगाना है, और यहाँ पे लिमिट आपको लगानी, सीमा आपको लगानी। देखो यहाँ P था इसलिए P1 से P2 तक लगा दिया, यहाँ T था इसलिए T1 से T2 तक की आपकी लिमिट यहाँ पे लगा दी गई, ठीक है। आप देखो इसका समाकलन करते हैं, देखो क्या हो जाएगा इसका समाकलन, ठीक है, इसका समाकलन देखो करते हैं तो कैसे होगा। देखो यहाँ पे P1 P2 है, dp/p, जब ये देख सकते हो, ये आपका कांस्टेंट के रूप पे आ जाएगा, ये क्योंकि यहाँ t है, यहाँ t, ये t, तो t का ही समाकलन करना है, तो इसको आपको बाहर ले लेना है, डेल्टा एच अपॉन r को आपको बाहर ले लेना है, ठीक है। अब बचा dt/t स्क्वायर। देखो अब क्या होगा, यहाँ पे dp/p उसी तरह लिखा है, ये आपका उसी तरह लिखा है, T1 T2। अब ये जो t स्क्वायर नीचे t की पावर प्लस का 2 है, अगर इसे ऊपर भेज दे तो t की पावर माइनस का 2 हो जाएगा, तो हमने इसको ऊपर भेज दिया यहाँ से, तो t की पावर -2 dt, ठीक है, -2 dt, ठीक है। आप देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। आप देखो आपको यहाँ पे समाकलन का फॉर्मूला लगाना होगा। देखो अगर समाकलन में इंटीग्रेशन dx/x है तो उसका फॉर्मूला होता है log बेस में ex, ठीक है। देखो जैसे यहाँ dp/p, x की जगह क्या है p, dp/p,
तो p जब होगा तो क्या हो जाएगा लॉग बेस में ई पी। ठीक है, देख सकते हो ये इसका मतलब फॉर्मूला होता है, आपको याद करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स का क्या होता है लॉग बेस में ई एक्स, उसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा लॉग बेस में ई एक्स की जगह क्या है p, तो p लगा देना है। और लिमिट कितनी है p1 से p2, p1 से p2 तक। कहाँ से है p1 से p2 तक, तो यहाँ पे लिख देना है, कोष्टक में लिखना है और यहाँ लिख देना p1, यहाँ लिख देना p2। ठीक है, आप देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ आपको t की पावर -2 है, तो ये किस टाइप का फॉर्मूला बनेगा जाके देखो, इंटीग्रेशन x की पावर n का, x की पावर n का जो फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, तो n की जगह क्या है यहाँ पे -2, n की जगह क्या है -2, तो n की जगह -2 रख देना, कर लेना। देखो ये आपका इतना तो वही है, इसको वैसे ही ले लेना है। आप देखो जब इसको करोगे तो t की पावर -2 का n+1 है, तो t की पावर n की जगह -2 + 1 अपॉन n -2 + 1, इसको सॉल्व करोगे तो t की पावर -1 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा -1। ठीक है, तो ये t की पावर -1 और ये जो माइनस हमने लगा रखा है ये वाला माइनस, ये जो -1 यहाँ पे आया है इसको हमने बाहर ले लिया और ये माइनस लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखो, तो इतना तो समाकलन तक हो गया। अब ये लिमिट आपको हटानी है, जो p1 p2 है यहाँ पे t1 t2 है, इसको हटाना है। ठीक है, देखो कैसे। अब यहाँ ये जो p लिखा है एक बार आपको यहाँ पे p2 लिखना है और फिर माइनस का चिन्ह लगाया, फिर p1 लिखना है। तो ये जो p था तो log p2 माइनस लगाया फिर log p1। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ इतना लिख देना है। फिर यहाँ पे जैसे था तो यहाँ पे आपको देखो ये जो t की पावर -1 इसे हम 1/t लिख सकते हैं। ठीक है, t की पावर -1 को 1/t लिख सकते हैं। देखो यही इसकी पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाओगे तो -1 हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/t। तो इसी प्रकार यहाँ पे जैसे क्या p की जगह एक बार p2 एक बार p1, उसी प्रकार यहाँ पे 1/t2 फिर माइनस लगाओ 1/t1। ठीक है, देख सकते हो यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ो, देखो लॉग बेस में ई p2 माइनस लॉग बेस में ई p1, और ये जो माइनस का चिन्ह है इसको हमने अंदर गुणा करा दिया इस माइनस के चिन्ह का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये माइनस का 1/t2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/t1 का, ऐसा हो गया प्लस का। ठीक है, आप देखो यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे फिर एक लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m अपॉन n। ठीक है, तो log बेस में ई p2 माइनस log बेस में ई p1 जो है इसकी जगह देखो m की जगह p2 है, n की जगह क्या है p1, तो बस यही वाला फॉर्मूला लगा। तो जैसे m माइनस n की जगह क्या हो गया log m अपॉन n, वैसे p2 माइनस p1 की जगह क्या होगा log p2 अपॉन p1। ठीक है, अब देखो तो देखो यहाँ पे क्या हो गया log p2 अपॉन log p1, सॉरी log p2 अपॉन p1 डेल्टा एच व्यापा r, और यहाँ पे 1/t1 मैंने 1/t2। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो क्या करना है, अब ये जो log बेस में e है इसका एक फॉर्मूला होता है log बेस में e को जब log बेस में 10 में बदलना हो, log बेस में e को log बेस में 10 में बदलना हो तो उसमें हम 2.303 का गुणा करते हैं। देखो हम ये जो log बेस में e p2 अपॉन p1 है इसे हम log बेस में 10 में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 2.303 log बेस में 10, जैसे x था यहाँ तो यहाँ क्या है x की जगह p2 अपॉन p1, तो log बेस 2.303 log बेस में 10 p2 अपॉन p1, और ये आपका उसी प्रकार लिख देना है। ठीक है, तो देख सकते हो ये आपका जो आया, और ये जो 2.303 यहाँ पे गुणे में इसको यहाँ पे भेज दो भाग में आ जाएगा, तो log बेस में 10 p2 अपॉन p1 डेल्टा एच व्यापार 2.303 r 1/t1 माइनस 1/t2, ये जो आपका निकल के आएगा ये आपका क्लाजियस-क्लेपिरान का समाकलित समीकरण है। ठीक है, देख सकते हो अगर यहाँ पे इसका एलसीएम भी ले लो तो ये भी आ जाएगा t2 माइनस t1 1/t1 t2। ठीक है, चाहे ये वाला लिखो चाहे ये वाला लिखो एक ही बात है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका भैया है क्लाजियस-क्लेपिरान का समीकरण। तो इस पे था केवल क्या, इस समीकरण पे ज्यादातर मैथ के कॉन्सेप्ट लगे, हर जगह क्या है मैथ का फॉर्मूला ही लगा है। देख सकते हो आपने यहाँ पे देखा ये मैथ का फॉर्मूला लॉग एम वाला, यहाँ पे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, तो सारे आपके क्या लगे हैं वही मैथ के फॉर्मूले। ठीक है, अगर आपके फॉर्मूले सारे कंप्लीट है, बेसिक कंप्लीट है तो आप इसको आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो देख सकते हो ये था क्लाजियस-क्लेपिरान का समीकरण। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।